Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So यहाँ पे हम BPSC 133 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिवीजन क्लास 1 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था एंड आई होप कि आपने वो वीडियो को देखा होगा। नाउ गाइज देखो, ये वाली जो क्लास है ना, इसके अंदर अराउंड मैं 3 और 4 क्वेश्चंस आपको बताऊँगी जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड आंसर्स जो हैं वो हमारे दोनों मीडियम में रहने वाले हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बस आपको ध्यान से सुनना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको BPSC 133 का गेस्ट पेपर परचेज़ करना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारी वेबसाइट गिवन है उस पर जा सकते हैं। ठीक है, लिंक है वो shop.hindustanknowledge.com का। तो बस आपको यहाँ पे आना है और BPSC 133 सर्च करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो गेस्ट पेपर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एट ₹49। ठीक है, आप इसको यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आपको मैसेज करना है। अभी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर जब मिलिट्री आ जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक है, राजनीति में जब मिलिट्री घुस जाती है, जैसा हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो मिलिट्री होती है वो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनका तख्ता पलट कर देती है और सारी जो सत्ता है वो अपने हाथों में ले लेती है। तो अगर भारत में ऐसा हो जाए कि सेना जो है बगावत कर दे और सारी की सारी जो राजनीति है उसको अपने हाथों में ले ले तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सो देखो, सबसे पहला ही पॉइंट क्या है कि उससे लोकतंत्र का हनन होगा। अभी लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, जनता का शासन। पूरा लोकतंत्र क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जब मिलिट्री घुस जाएगी ना पॉलिटिक्स में तो क्या लोकतंत्र रहेगा? क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस सभी को सस्पेंड यानी कि निलंबित भी कर देंगे। तो लोकतंत्र तो नहीं रहेगा। दूसरा, नागरिक की जो स्वतंत्रताएं हैं उनका दमन होगा। जो भी नागरिकों के बेसिक राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं नागरिकों की, उन्हें सप्रेस कर दिया जाएगा। एक तानाशाही शासन होगा, क्योंकि जो मिलिट्री लीडर होगा, सारी की सारी पावर उस मिलिट्री लीडर के पास होगी ना उस टाइम पे, तो सत्ता जो है वो सैन्य नेता के हाथों में सिमट जाती है, जिससे तानाशाही जन्म लेती है। जो हमारे मिलिट्री रूलर्स होते हैं दे आर ऑफन अकाउंटेबल टू द पब्लिक और द पार्लियामेंट। एंड बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो सैन्य शासक है वो आम जनता या संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता। जैसे सरकार है, प्रधानमंत्री है, हमारे देश में, भारत में डेमोक्रेसी है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे मिलिट्री जो रूलर है, जो प्रधानमंत्री है, वो पार्लियामेंट के प्रति या जनता के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है। बट मिलिट्री रूल में हमें ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता। ठीक है, उसके अलावा बार बार जब तख्ता पलट होता है तो देश की यूनिटी खतरे में आ जाती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। तो ये 5-6 पॉइंट्स आपने पूरा एक्सप्लेन करके इस आंसर में बताने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल आप दोगे, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल दोगे कि वहाँ पे कई बार तख्ता पलट हुआ है अंडर द जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे। म्यांमार में 2021 में मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस को ख़त्म कर दिया था। तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे इसमें आने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको जो स्टेट का चेंजिंग नेचर है इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसे डिस्कस करना है। तो वैश्वीकरण के युग में राज्य की जो प्रकृति है वो कैसे बदली, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि संप्रभुता में कमी आ गई है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है कि जो कंट्रोल है ना स्टेट का, उसको लिमिट कर दिया है ना। वैश्वीकरण ने राज्य की अर्थव्यवस्था और नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण को सीमित कर दिया है। अभी एमएनसीज आ गई हैं, कैसे कर दिया है ये समझो। जैसे मान लो कि भारत है, ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो तुम्हारा वैश्वीकरण है वो किसी भी देश को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि उस देश की संप्रभुता में कमी आ जाती है।
यानी कि अब जो भारत है वैश्वीकरण के युग में वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं के द्वारा सुझाई गई जो नीतियां हैं उन्हें अपने यहाँ पे लागू करेगा। उसका जो पूरा जो कंट्रोल है अपनी नीतियों पे वो ख़त्म हो जाएगा। और जब एमएनसीज आएंगी भारत के अंदर, एमएनसीज को बुलाने के लिए क्या किया जाएगा कि क्या करेंगे एमएनसीज के लिए गाइस, सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे कि एमएनसीज को बेनिफिट हो, है ना। जैसे कि लेबर लॉज वगैरह को वो थोड़ा सा कह सकते हैं हम कि इजी रखेंगे, एनवायरनमेंट के लॉज को थोड़ा सा इजी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पे कानून कड़े होंगे, मान लो पर्यावरण को लेकर कानून कड़े हैं, तो क्या कोई एमएनसी हमारे यहाँ पे आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि उसे लगेगा कि इधर तो मेरा नहीं चल पाएगा। क्योंकि जब एमएनसी लगाई जाएगी तो बहुत सारे पर्यावरण के जो चीज़ें हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एमएनसीज का उदय होने की वजह से भी जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनकी पावर कम हो चुकी है, ठीक है। एंड अब जो है कोई भी देश अपने में सेल्फ रिलायंट नहीं है, जो कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर। निजीकरण और उदारीकरण हम देखते हैं तो सरकारें राज्य प्रेरित विकास से बाजार उन्मुख दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड ग्लोबल कंपटीशन द वेलफेयर फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर श्रिंकिंग। और यहाँ पे जो राज्य की कल्याणकारी भूमिका है वो क्या हो रही है गाइस? श्रिंक हो रही है। Institutions like IMF, World Bank and WTO now influence national economic decision। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये जो बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करते हैं, जो डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके गाइस, सो समझ गए आप लोग क्या बताना है इस वाले क्वेश्चन में कि क्या स्टेट का रोल है इन द चेंजिंग एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद हम यहाँ पे फेडरलिज्म को समझेंगे कि फेडरलिज्म का जो नेचर है वो कैसे बदलती जो उसकी प्रकृति है। सो द्वैध संघवाद ने सहकारी संघवाद की ओर अब हम जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो भी फेडरल यूनिट्स होती थी वो क्या काम करती थी? इंडिपेंडेंटली काम करती थी। बट अभी स्टेट और सेंटर जो हैं एक दूसरे पे क्या करने लगे हैं दोस्तों? कोऑपरेट करने लगे हैं, ठीक है। अभी हमारे संघीय इकाई क्या होता है? कल हमने पढ़ा कि संघवाद में जो है राज्य और जो केंद्र होते हैं उनके बीच में सत्ता बटी रहती है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि पहले केंद्र और राज्य जो एक अलग अलग इकाई होते थे और ये स्वतंत्र रूप में काम करते थे ना, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। और हम देखते हैं कि कई सारी जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो केंद्र है उसकी प्रधानता है ना। तो इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर पावरफुल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और अधिक शक्तिशाली हो गई है। कैसे? राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से, उसके अलावा आर्थिक नियंत्रण के कारण। तो दो चीज़ समझ में आई कि पहले ये स्वतंत्र रूप से काम करते थे और आज आर्थिक नियंत्रण के कारण ये अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। फाइनेंस का रोल देखें तो संघवाद अब वित्तीय निर्भरता से प्रभावित होता है। राज्य केंद्रीय अनुदानों और जीएसटी हिस्सेदारी पर निर्भर है। अब आपने देखा होगा कि हम दो जीएसटी पे करते हैं, सीजीएसटी है ना और एसजीएसटी। उसके अलावा जो राजनीतिक संघवाद है उसको देखो तो राजनीतिक परिदृश्य संघीय संबंधों को प्रभावित करता है। जब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होती है तो सहयोग बढ़ता है, अन्यथा टकराव होते हैं। जैसे मान लो कि अगर सेंटर में हमारे बीजेपी है, कोई ऐसा स्टेट है, अलग अलग एक स्टेट है जहाँ पे बीजेपी है, एक स्टेट है जहाँ पे मान लो कांग्रेस है, तो हम देखेंगे कि जिस स्टेट में बीजेपी है वहाँ पे क्या रहेगा? सहयोग रहेगा, है ना, कोऑपरेशन इंक्रीज होगा। बट बीजेपी और जहाँ पे कांग्रेस होगी वहाँ पे टकराव हमें देखने के लिए मिलेगा। और आज के समय में जो हमारा न्यायपालिका है, जो भी हमारे न्यायालय हैं, उनका भी रोल इम्पॉर्टेंट है। तो कोर्ट्स नाउ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरप्रिटेटिंग फेडरल प्रोविजंस एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। स्टेट और सेंटर के बीच के डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने में मदद करता है। तो हम क्या समझ चुके हैं कि ये अब डायनामिक और इंटरडिपेंडेंट बनता जा रहा है।
द फोकस हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम रिजिड सेपरेशन टू कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। तो पहले जो एक रिजिड इनके बीच में सेपरेशन था, ठीक है, कठोर जो पृथक्करण था, उसको हटा के अब हम देखते हैं कि सहयोगात्मक जो शासन है वो बढ़ चुका है। इसके बाद आपको सिविल सोसाइटी के बारे में बताना है गाइस। तो सिविल सोसाइटी में आपके जो भी एनजीओज़ आते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके जो भी ट्रेड यूनियंस हो गए या आपके दूसरे जो यूनियन है जैसे किसान यूनियन वगैरह, वो सब आपके सिविल सोसाइटी में आते हैं, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी रेफर्स टू द कलेक्टिव ऑफ द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड विल ऑफ द सिटीजन। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो नागरिक समाज, जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, ये क्या करती हैं, जो हमारे मतलब जनता है, ठीक है, जनता की जो इच्छाएं हैं, ठीक है, और उसके हितों का प्रतिनिधित्व ये करता है। इसकी लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है, तो ये सरकार और जनता के बीच एक पुल का कार्य करता है और भागीदारी, पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देता है। तो जो भी एनजीओज़ हैं और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके बीच में ये दोनों एक पुल का जनता, ठीक है, यहाँ पे हमारी जनता है, जनता और गवर्नमेंट के बीच में एक पुल का ये काम करते हैं। सिविल सोसाइटी अवेयरनेस, नागरिकों में जागरूकता फैलाते हैं, नागरिकों को बताते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, एजुकेशन के बारे में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं गाइस, इसमें आपके एनजीओज़, मीडिया, ट्रेड यूनियन, ये सब आता है और ये निगरानीकर्ता की भूमिका की तरह भी काम करते हैं। तो नागरिक समाज सरकारी कार्यों की निगरानी करता है और भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर भी करता है, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या समझे, नागरिक समाज के जो फंक्शंस हैं। तो ओवरऑल आप निष्कर्ष में बता सकते हो कि जो नागरिक समाज है ये क्या कर रहा है, ये नागरिकों को सशक्त बना रहा है और राज्य को जवाबदेह बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करता है। यह समावेशी और सहभागी शासन के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगर हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, अपने यहाँ पे पार्टिसिपेटरी जो गवर्नेंस है वो लेकर आना है, तो उसके लिए ये गाइस हमारा आवश्यक है, ठीक है।